वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें अल्सर्स पे और डॉक्टर साहब हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ चीज़ें समझा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये होता है वो होता है। अच्छा, अब हम एंडोस्कोपी और इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं अल्सर की। जो इसकी मेन हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मेन जो है वो दैट इज़ अपर जीआई एंडोस्कोपी। और अपर जीआई एंडोस्कोपी में एक कैमरा डाला जाता है और कैमरे से हम एच पाइलोरी जो पहले बात हो चुकी है एक कैमरा कहाँ तक जाता है? पूरा आखिर तक? नहीं, आखिर तक नहीं, आखिर के लिए कैमरे अलग हैं, वो कोलोनोस्कोप्स हैं। और आंतों में भी अल्सर्स हो सकते हैं, वो एक टोटली डिफरेंट बीमारी है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। वो बड़ी आंत की बीमारी है और उसके जो प्रेजेंटेशन या उसका जो ट्रीटमेंट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी है और वो मुंह से कैमरा डाला जाता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, पेशेंट को थोड़ा सा सेडेट कर देते हैं, एक ड्रिप लगा देते हैं और उसके बाद ये कैमरा तकरीबन सेकंड या थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम तक जा सकता है। ठीक है। और इससे हम एच पाइलोरी के लिए स्पेसिमेन भी ले सकते हैं और अल्सर की बायोप्सी भी कर सकते हैं। बेरियम मील और फॉलो थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन है, बेरियम सॉलो मील और फॉलो थ्रू, जिसमें हम एक दवाई पिलाते हैं और पेट के ऑब्लिक और टेंजेंशनल एक्सरेज लेते हैं और इसमें स्टमक की मोटिलिटी, इसोफेगस की मोटिलिटी और अल्सरेशन का पता चल सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ईमेल आई हुई है, पढ़ लेते हैं। Hi Dr. Rafa, I hope you are very well. I am by the grace of God. I like your show and your hosting style, and you're doing a really good work. The people of Pakistan, as everyone know, awareness is important for the people of Pakistan. My mom is suffering from ulcer from I think last year. I want to know that she has to go through surgery. Okay, should she go for surgery or not? शहनाज शहनाज ने ईमेल शायद ये लिखना चाह रही हैं कि इनकी मम्मा को लास्ट ईयर से अल्सर है और अब उनको सर्जरी। डॉक्टर साहब, अल्सर में क्या सर्जरी? जी, अब इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि आम तौर पे जो पेशेंट्स हैं 90-95% जो है वो पेशेंट्स वो मेडिकल मैनेजमेंट से दे डू वेल। सही। और मेडिकल मैनेजमेंट इज़ द मेन हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन, चाहे वो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस की अल्सरेशन हो, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो या ड्यूडेनल अल्सर हो, अनलेस एंड अनटिल कोई अल्सर मैलिग्नेंट हो जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट है। जो बिनाइन अल्सरेशन है दे डू वेरी वेल विद द मेडिकल मैनेजमेंट। अब ये मुझे नहीं पता कि ये अल्सर के साथ ये सर्जरी, क्या अल्सर की सर्जरी कराना चाह रही हैं या इनको रिकमेंड की गई है, या अल्सर के साथ कोई और किसी इलाके की सर्जरी कराना। एज फार एज द अल्सर सर्जरी इज कंसर्न्ड, आम तौर पे ये जब फेलियर, अब इसकी इंडिकेशंस की बात आ जाएगी कि अल्सर सर्जरी कब की जाती है। कोई इंट्रैक्टेबल अल्सर हो, 6 महीने तक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्ड ना करे, हील ना हो, तो उसके लिए सर्जरी की जा सकती है। खोल के ठीक कर देता है। हाँ, अब खोल के जब खोलेंगे, जी एग्जैक्टली, जब खोलेंगे तो उसमें मुख्तलिफ तरह की हैं। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी की डिफरेंट है और ड्यूडेनल अल्सर की ट्रीटमेंट सर्जरी डिफरेंट है। गैस्ट्रिक अल्सर्स में यूजुअली गैस्ट्रेक्टमीज की जाती हैं, जिसमें कुछ मुश्किल नाम है, बिलरॉथ 1 है, बिलरॉथ 2 है, जिसमें स्टमक का पोर्शन काट के कंटिन्यूटी रिस्टोर की जाती है, आंत को स्टमक के साथ लगा दिया जाता है। मतलब अल्सर वाला पार्ट ही काट दिया। अल्सर वाला पार्ट, और वो पेराइटल सेल मास, असल में जो ज़्यादा जो पेप्टिक जो ये HCl सिक्रीट होता है, ये होता है फ्रॉम द डिस्टल इसोफेगस, डिस्टल स्टमक, वो स्टमक का पोर्शन जो छोटी आंत से मिल रहा होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अगर आप डिस्टल स्टमक निकाल दें तो अल्सर्स हील हो जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ द अल्सर एंड द स्टमक डिस्टल टू द अल्सर अगर आप ये कर लेंगे तो जो है ये क्यूरेटिव है फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर्स। एज फार एज डॉक्टर साहब, ये नहीं कि जो पार्ट हमने निकाल दिया उसका फंक्शन फिर कौन करेगा? कंटिन्यूटी हम रिस्टोर कर देते हैं ना, आंत को जब स्टमक के साथ लगा देते हैं। ये एक बड़ी सर्जरी है और इसके अपने मसाइल हैं, मगर डेफिनेटली अगर अल्सर हील नहीं हो रहा है और पेशेंट इंट्रैक्टेबल पेन में है या ब्लीड कर रहा है बार बार, तो ये फिर ज़रूरी हो जाता है। एज फार एज द ड्यूडेनल अल्सर्स आर कंसर्न, जो छोटी आंत के अल्सर्स हैं, उनके ट्रीटमेंट जो सर्जरी है वो डिफरेंट है। उसमें कुछ वेगोटमीज हैं जिसमें जो स्टमक की नर्व सप्लाई है उसको हम डिवाइड करके काट देते हैं
और ये स्टमक जो है ये ड्यूडेनल अल्सर्स ये हील हो जाते हैं। उसके साथ फिर दोबारा छोटी आंत को स्टमक के साथ जोड़ना पड़ता है, इसको गैस्ट्रोजुजुनोस्टमी कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे अब्बू की तबीयत खराब रहती है, उनको एक हफ्ते तक पाखाना बिल्कुल नहीं आता है। अच्छा, तो डॉक्टर से ये पूछना था कि काफी सिरप इस्तेमाल किए हैं और हम वो भी दे रहे हैं, क्या नाम है, टैबलेट दे रहे हैं और ड्रॉप भी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। आप ये बताइए कि उनको क्या हुआ है। आप डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? दांत जी, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते उनके दांत हैं? उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। होता ये है कि ओल्ड एज में जो है अगर पेशेंट सॉल्व ना कर रहा हो तो वो आमतौर पे जो उसकी डाइट है वो बहुत लो रेजिड्यू डाइट रह जाती है। लाइक शोरबा ले रहा होगा वो, या जूसेस ले रहा होगा, या इस तरह के ऐसे वो चीज़ें ले रहा होगा जिसमें चबाना ना पड़े। अच्छा, अगर पेशेंट चबाता नहीं है और यानी मेस्टिकेट नहीं करता फूड को, तो नेचुरली इसका मतलब है कि फूड लो रेजिड्यू है और उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इनको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में ये हाई फाइबर डाइट शामिल कर लें। लाइक दही के अंदर खीरे के टुकड़े, गाजर थोड़ी मैश करके बॉयल करके, कोई लौकी, खीरा या ककड़ी, अगर ये चीज़ें वो इस्तेमाल करें और 2 चमचे इसबगोल पानी में डाल के या दही के ऊपर छिड़क के सुबह और शाम अगर इस्तेमाल करें तो ड्रामेटिकली कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क पड़ता है। मगर इस पे जो है ये एक आस्पेक्ट है, अगर चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर चेंज ऑफ बाउल हैबिट रीसेंट है, यानी एक पेशेंट जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था, एक बंदा जो बिल्कुल ठीक ठाक था और पिछले 2 महीनों से उसको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इस तरह रीअश्योर करके छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो कोई इतनी सिंपल चीज़ ना हो जितनी हम समझ रहे हैं। लग रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आने का। लेकिन व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, जो खाना है, जिस तरह का खाना चाहिए जब अल्सर हो, कहीं में जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टे ट्यून्ड।